नए कृषि कानून के 1 साल पूरे होने। दिल्ली में आज अकाली दल ने इस पर एक काला दिवस मनाया और बिना परमिशन प्रदर्शन किया, लेकिन परेशानी आम लोगों को, दिल्ली के लोगों को उठानी पड़ी। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में या तो पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी या फिर जो प्रदर्शन के कारण लोग जो थे वो भयंकर जाम में फंसे रहे। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो सेंट्रल दिल्ली के जो इलाके हैं, लुटियंस दिल्ली का जो इलाका है, कनॉट प्लेस, रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। ये तो सिर्फ कुछ इलाकों के नाम है दिल्ली में, क्योंकि एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है। एक जगह जाम, उसकी जगह से दूसरी जगह जाम, चौथा चौराहा, पांचवा चौराहा, छठा चौराहा, जाम ऐसे बढ़ता जाता है। दिल्ली की ओर कई और इलाकों में भी इस तरीके के जाम और परेशानी लोगों को देखनी पड़ी। नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को घंटों तक सड़क पर रुके रहे इस इंतजार में कि प्रदर्शन खत्म हो और वो अपने काम पर जा पाएं। जाम का आलम ऐसा था कि नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में लोगों को 2.5 घंटे का वक्त लगा। कई लोगों वक्त तक स्टेशन नहीं पहुंच पाए और अपनी ट्रेन भी छूट गई। और जाम की वजह से चलिए ट्रेन छूट जाएगी, एक और मौका मिल जाएगा, पर जो बीमार लोग हैं, एम्बुलेंसेस जो हैं, वो भी वक्त पर अस्पताल तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में कुछ सवाल उठते जरूर हैं और उसको हम लोकतंत्र में जरूर पूछेंगे। आंदोलन का खामियाजा जनता क्यों भुगते? जब सरकार ने कुछ जगह बनाई हुई है, आप वहां पे परमिशन लीजिए, आंदोलन कीजिए, पूरी दिल्ली में आप क्यों जाम लगा रहे हैं? बार बार दिल्ली में जनता जाम में क्यों फंस रही है? दिल्ली के लोगों को जाम से आजादी कब मिलेगी? इस तरीके के प्रदर्शनों को कब रेगुलेट किया जाएगा? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 1 साल से दिल्ली और उसके आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर बार बार कई तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं और परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। किसानों का जो आंदोलन है उसमें शामिल किसान पहले से ही सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अब सियासी पार्टी भी इस आंदोलन की आड़ में अपना पॉलिटिकल माइलेज, थोड़ा सा इलेक्शन जो है अब उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में आने वाले हैं, तो उसकी जो पॉलिटिकल माइलेज है उसको लेकर सड़क पर उतर रही है, जिसका खामियाजा भी आम लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको ये 4 तस्वीरें जो आपके सामने दिखा रहा हूं, घंटों लोग किस तरीके से जाम में फंसे रहे। एक तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, और एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें दिल्ली में जो इलाके हैं, नोएडा की तरफ जाने वाले, दिल्ली से आने वाले, रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले, उन सब इलाकों में कैसे जाम लगा रहा इस प्रदर्शन की वजह से। अब सबसे पहले देखिए दिल्ली में अकाली दल के प्रदर्शन के दौरान लोगों को किन किन इलाकों में परेशानियां हुई और किस तरीके से इसका हम मैप के सहारे आपको बताते हैं कि आज दिल्ली वालों को कैसे कैसे अपने दफ्तर पहुंचने में, अपने काम पे पहुंचने में, जरूरी इलाकों में पहुंचने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। बहादुरगढ़, जरोंदा बॉर्डर, निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव, पंडित पंत मार्ग, महादेव रोड, रेल भवन, ताल कटोरा स्टेडियम, उसके साथ साथ इम्तियाज खान मार्ग, रकाबगंज गुरुद्वारा, क्योंकि यहीं से वो शुरू होना था पूरा जो इनका प्रदर्शन था, अशोका रोड, आईटीओ, प्रगति मैदान और अक्षरधाम से लेकर डीएनडी और शास्त्री भवन तक जाम की लंबी कतारें। अगर आप गूगल मैप खोलेंगे तो पूरा लाल ही लाल आपको आज दिखाई पड़ रहा था जिस तरीके के जाम लगे हुए थे। अब आपको बताते हैं कि इस जाम से आर्थिक नुकसान भी होता है। हर साल दिल्ली में करोड़ रुपए का घाटा होता है। 2019 में दिल्ली को 70,000 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। बेंगलुरु में ट्रैफिक से ज्यादा नुकसान, 4 शहरों के ट्रैफिक के कारण जो रेल का बजट है इसको अगर आप देखें तो उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। चारों शहरों में कुल मिलाकर 1.44 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है विभिन्न तरीके के प्रदर्शन के कारण। अब जो राजनीतिक विरोध है उसके बारे में लोगों की क्या क्या परेशानी है। प्रदर्शन के दौरान लोगों को नोएडा से दिल्ली जाने के कई घंटों का जाम इस तरीके से लगा रहा। कनॉट प्लेस के इलाके, सेंट्रल दिल्ली के इलाके में कई समस्याएं आई। रेलवे स्टेशन तक लोगों को पहुंचने में दिक्कत हुई। लुटियन जोन का जो इलाका है उसमें भी बहुत दिक्कत हुई। सरकारी कर्मचारियों को भी यहां पर करीब 2.5 घंटे का जाम लगा रहा। एक आपको पहले रिपोर्ट दिखाता हूं सुबह जिस वक्त की, जब यह जाम लगा हुआ था, कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। राजधानी दिल्ली में अकाली दल के प्रोटेस्ट की वजह से तमाम जगहों पे जाम लगे हुए हैं। लोग घंटों से फंसे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि उन्हें पता नहीं था, और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम है, लोगों को अपने ज़रूरी काम के लिए जाना था, लेकिन लोग घंटों से फंसे हुए हैं। आप कब से फंसे हुए हैं सर? 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे। मेरी शॉप है, लेकिन देखो ना, ट्रैफिक 8:30 बजे से लेके हमें पता ही नहीं था क्या दिल्ली का होना है, कुछ भी नहीं पता था। नहीं तो मेट्रो से आते हैं, कुछ और आते हैं। पहले बताना चाहिए था इनको, इस तरह का कोई काम हो तो बताना चाहिए। पब्लिक तो बहुत परेशान है, किसी ने इंटरव्यू देना है, किसी कोई एम्बुलेंस में देख रहा हूँ पीछे फंसी हुई है,
बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये गलत तरीका है, कोई तरीका नहीं है देश को ऐसे कुछ करने का। 9:30 बजे से खड़ा हूँ, यहाँ से मिंटर रोड गए, वहाँ नहीं जान दिया, घूम के ITO नई दिल्ली होते हुए 1.5 घंटे में वापस यहाँ पहुँचा हूँ। पता नहीं क्यों रीज़न है, कोई अपडेट नहीं है, क्यों बंद है, कब खुलेगा, कैसे पहुँचेंगे, ऑफिस में क्या जवाब दें हम कि क्या रीज़न है लेट होने का। आप कब से जाम में फंसे हुए हैं? 2 घंटे से। कहाँ से आ रहे हैं आप? कृष्णा नगर, कहाँ जाना था आपको? गुड़गांव। क्या लगा, आपको पता था क्यों ट्रैफिक नहीं, जाम? कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, बट अभी पता चल रहा है कुछ कि वो आज मोदी जी का बर्थडे है और किसान मोर्चा है, कुछ ऐसा राइट्स है, इस वजह से पता चल रहा है। वो भी रेडियो में सुना है जस्ट। जाहिर सी बात है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। अब लोग बेचारे परेशान होते रहेंगे, उन्हें कोई कुछ बताएगा भी नहीं। सबको जो अपनी राजनीति की फसल है उसको काटने का दिल्ली में मौका मिल रहा है। तो इसी पर मैं आज पहुंचा और मैंने बात करी हरसिमरत कौर बादल से। अकाली दल की नेता हैं और पहले मोदी कैबिनेट में भी मंत्री रही। अब जब उन्हें लगा कि पंजाब के चुनाव आ रहे हैं तो उसका, क्योंकि अकाली दल का अभी जो जमीन है पंजाब में वो खिसकती दिखाई पड़ रही है, तो उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। किसानों के कंधों पे चढ़ के एक बार फिर अपने आप को राजनीति में रेलेवेंट करने के लिए, एक बार फिर अपने आप को राजनीति में चमकाने की कोशिश जारी है। हरसिमरत कौर से मैंने कुछ देर पहले बात की, आपको सुनाते हैं। ये जो आपका आज प्रदर्शन था, सरकार कह रही है कि आपने बिना परमिशन के प्रदर्शन निकाला और ऑपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है। शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में अपनी जमीन खिसकती दिखाई पड़ रही है, इस वजह से दिल्ली में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जड़ों पे वापस जाने की। देखिए, ऑपोजिशन क्या कह रही है, उनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। असली में जो आप पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं तो उनकी खुद की ज़मीन इतनी खिसकी हुई है कि उनके खुद के MLAs अपनी सरकार की फेलियर्स को गांधी परिवार के पास जाके बोल रहे हैं कि हम फेल हो गए और हमारे मुख्यमंत्री को बदलिए। सो वो उनकी ज़मीन कितनी खिसकी हुई है। और यहाँ जो केजरीवाल सरकार है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं मिल रहा है, इस करके क्योंकि ये दोनों रिमोट कंट्रोल से चलाई हुई जो पंजाब चलाना चाहते हैं, ये पंजाब में कुछ बोलते हैं और पंजाब से बाहर आके कुछ और बोलते हैं। आज भी कितने शर्म की बात है कि जब हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जो हमारा हक है एक डेमोक्रेसी में कि हम कर सकते हैं, जब हम यहाँ आके हमने 1 साल पहले आज के दिन ये काले कानूनों के खिलाफ दुनिया के सामने जब ये कानून बनने लगे, उससे पहले हम अंदर बैठ के लड़ते रहे कि किसानों की बातें मानी जाए। जब साफ हो गया कि बिना किसान की बात माने ये कानून उनके ऊपर थोपे जाएंगे, हमने सरकार छोड़ी। इसके विरोध में जब वोट डाली तो यही पार्टियां थी जो बाहर चली गई, वॉकआउट कर गई। हालांकि किसानों ने व्हिप जारी करी थी, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, कोई वॉकआउट नहीं करेगा। राहुल गांधी देश छोड़ के चले गए, उनके MPs वॉकआउट कर गए, अब्सटेन हो गए और उन्होंने बिल पास करने में मदद करी और यही केजरीवाल ने करी। सो आज जो हमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कि हमने तो कुछ किया, हमने अपना मंत्रिमंडल छोड़ा, हमने अपना गठबंधन छोड़ा, आपने बात करने के सिवाय आपने करके क्या दिखाया इस आंदोलन को बल देने के लिए? आपने कहा कि पंजाब की जो सरकार है उसकी भी ज़मीन खिसकती जा रही है। फरवरी में जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे पंजाब में, उसमें 109 म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत में से 98 कांग्रेस ने जीती। 7 में से 8 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी उसमें वो कांग्रेस ने जीती। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल, जैसे मैं अभी सुन रहा था कि आप कह रही थी फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई है। सर्वाइवल की लड़ाई अकाली दल के लिए भी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर ना तो फार्मर्स आपका साथ दे पा रहे हैं, दिखाई वो चुनाव के रिजल्ट में पड़ नहीं रहा कि पॉलिटिकल फ़ायदा भी किसी को हो रहा है। ये तो आपको लग रहा है ना, हमको तो बहुत साफ है। पर ये जो आपने आंकड़े गिनाए हैं जी, आप कहते हैं कि ये उनकी जीत जे लोगों के कागज़ रद्द करके, डरा धमका के, किडनैप करके, बूथ कैप्चरिंग करके, अंदर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के, पुलिस की जोर और ज़बर से सरकारी तंत्र को यूज़ करके आप ये सीटें जीतते हैं, तो इसको डेमोक्रेसी नहीं और जीत नहीं कहते। जनता को वो तय करना है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे कहा, जैसे आप भी कह रहे थे कि आपने कैबिनेट के अंदर है कि इसका विरोध किया, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग्स दिखाएं हरसिमरत कौर बादल, कहाँ पे मिनट ऑफ द मीटिंग में उन्होंने इसका विरोध किया। जब उनको लगा कि वहाँ पर इसके खिलाफ माहौल बन रहा है, तो पंजाब की राजनीति के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो पोस्ट है उसकी बलि दी, क्योंकि उनको यहाँ का डर सता रहा था पंजाब। देखिए, वो दिखा दें कि मैंने उसको अपोज कहाँ नहीं किया। अब बाहर बैठ के जिसमें आप वो थे नहीं, मैं तो इनको दिखा सकती हूँ ना। 2019 में जब 7 मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अमरिंदर सिंह का नाम है
फ्लोर ऑफ द हाउस में मंत्री ने कहा, मैं आपको कागज दिखा सकती हूँ, इनके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जब नीति आयोग की मीटिंग में जाके कॉन्करेंस देते रहे, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। इनके 2017 के चोन मैनिफेस्टो में यही कानून, मैं वो भी दिखा सकती हूँ। 28 अगस्त लास्ट ईयर सुखबीर सिंह बादल जी ने एक लेटर रिलीज किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक लेटर रिलीज किया था, जिसको कोट करते हुए सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रेन्स एट MSP विल रिमेन अनचेंज्ड। और उन्होंने एक्यूज किया कि वो अमरिंदर सिंह मिसलीड कर रहे हैं फार्मर्स को। अगर वो उस लेटर के सपोर्ट में बात कर रहे थे तो मिसलीड कौन कर रहा था फार्मर्स को, अमरिंदर सिंह या सुखबीर सिंह जी? अमरिंदर सिंह तो शुरू से ही मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में आज तक लागू किया है और केंद्र के वही कानून का विरोध कर रहे हैं, और फिर अमेंडमेंट्स ले आए केंद्र के कानून, विच मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस चाहिए है। जब उसकी नाराज़गी हो तो कहते हैं हम आज तक नहीं रद्द किया। जब केंद्र की सरकार ने, मंत्री ने चिट्ठी जिसको आप कोट कर रहे हैं, जब उन्होंने रिटर्न में दिया कि हम ये MSP जारी रखेंगे, तब तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि किसानों का भरोसा सरकार से उतर गया। आज भी किसान क्यों कह रहे हैं कि आप इसको रिपील करें, क्योंकि सरकार पे भरोसा रहा ही ना है। जिसने कहा 2022 तक आमदन दुगनी करेंगे, अब 3 महीने रह गए, दुगनी की आपने तो ऐसे पेट पे लात मारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, खादों की कीमतें, ऊपर से काले कानून, 600 किसान मार दिए, तो किसानों को भरोसा ही नहीं है। और 2011 में जब प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह को एज प्राइम मिनिस्टर, जब CM वो थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप MSP को स्टैच्यूटरी राइट बनाइए। अब किसान वो चाहते हैं, आपकी जबान, आपकी चिट्ठी नहीं, आप कह रहे देंगे तो आप इसको लीगल राइट बना दीजिए ना। उससे सरकार भाग रही है, तो इससे उनका भरोसा, डिस्ट्रस्ट और भी बढ़ रहा है। आज अकाली दल यहाँ पे शांतमयी प्रोटेस्ट करके इनकी मरी हुई आत्मा को जगाने के लिए जब यहाँ के आवाज़ उठानी, तो केजरीवाल ने बोल दिया गुरुद्वारे के अंदर नहीं जा सकते, नोटिफिकेशन दे दी। खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसे दिल्ली को छावनी बना दिया, रात के 2-2 बजे हमारी महिलाओं सड़क पे बैठी रही, होटलों में से लोगों को निकाल के आप पंजाब वापस जाओ। ये कोई तरीका है? आपने किसानों की आवाज़ कुचल दी, श्रोमणी अकाली दल की आवाज़ आप नहीं कुचल सकते। अगर आप जैसे कह रही हैं कि आपका संघर्ष इसके लिए जारी रहेगा, बीजेपी का बार बार आरोप किसानों के ऊपर ये लगने लगा है पॉलिटिकल हैं किसान। देखिए, वेस्ट बंगाल में ये चुनाव की बात करते हैं, यूपी में जाके चुनाव की बात करते हैं, तो क्या किसानों का मुद्दा जो है आप लोगों को अपने साथ नहीं आने देते, लेकिन क्या किसानों का मुद्दा पूरा पॉलिटिकल हो गया? इट्स अ पॉलिटिकल फाइट ना। देखिए, 2017 में जब ये किसान का दिसंबर में आंदोलन शुरू हुआ, तो पहले इनको बिचौलिया कहा, फिर आड़तिया कहा, फिर इनको टेररिस्ट कहा, और आखिर में तो पैरासाइट, परजीवी भी कह दिया। चाइना से फंड हो रहा है, AK-47, सब कुछ बोला इन्होंने। लेकिन किसान शांतमय तरीके से डटे रहे, लाठियां खाए। अभी आपने हाल ही में देखा कि हरियाणा में कैसे SDM कह रहा सिर फोड़ दो इनके। इतनी वायलेंस के बावजूद ये चुप करके बैठे हुए हैं। इनको बदनाम करने के लिए तो इस सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं। और अब जब ये सारी चीज़ें, पहले उनको बदनाम करने में कोशिश पूरी कर ली, जब फेल हो गए, तो अब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर ये कहिए पॉलिटिसाइज हो गया। तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर तो आपके पास है ना, सबसे बड़ी गिनती है आपके पास, एजेंसियां हैं आपके पास, पैसे हैं, बल है। समझा लीजिए ना किसान को। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी सोच में खोट है और किसान को ये नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि किसान जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर होंगे पंजाब के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देश भर के चुनाव में किसान फैक्टर है, क्योंकि 60% हमारी आबादी गाँव में बसती है, और कोई सांसद जो वहाँ पे पहुँचा है, शायद गिने चुने 2-4 होंगे जो किसान की वोट के बिना वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जो इस भुलेखे में हैं कि किसान को एंटेगनाइज करके, किसान विरोधी बन के आप तब भी चला सकते हैं, तो आपकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरा आखिरी सवाल, क्या इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल इतनी पुरजोर तरीके से किसानों की बात उठा रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव दिख रहा है, या उसके बाद भी आपका आगे जारी रहेगा? 1 साल पहले जब मैंने मंत्रिमंडल छोड़ा और हमने गठबंधन छोड़ा ना, तो इलेक्शन 2 साल दूर थी। शिरोमणि अकाली दल ने 100 साल से, ये एक खेतरी पार्टी है पंजाब और पंजाबियों के लिए, जितना जोर जबर हम पे हुआ है, हमने हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 16-16 साल जेल काटी है पंजाब की हकों की लड़ाई के लिए। आज मुझे इस चीज़ का मान है कि जे पंजाब, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, जो किसानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ किया है, चाहे उधर खाल बनाए हैं, मंडियाँ बनाए हैं, ट्यूबवेल दिए हैं, मोटर कनेक्शन दिए हैं, बिजली माफ़ करी, ये सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने की है। और ये काले कानूनों के खिलाफ भी जे डट के किसानों के इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में जो कोई पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, तो वो श्रोमणी अकाली दल खड़ी है। और आज 1 साल के काले दिन मनाने के लिए भी इधर श्रोमणी अकाली दल ही पहुंची है।
चलिए, तो ये बात कर रही थी हरसिमरत कौर बादल। कह रही हैं कि देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो उनसे जुड़ा हुआ है, पर वो वैसे मैंने उनसे सवाल में भी पूछा कि भूल जाती हैं कि कैबिनेट में थी जब ये पूरा कानून जो है वो बनाया गया था। खैर, अब आपको बिहार लिए चलता हूँ। वहाँ से जो खबर है वो चिंताजनक है, और वो जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो कम से कम मेरे और आपके माथे पे शिकन तो डालेगी, पर पता नहीं नीतीश कुमार जी का हाल क्या है। नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिर्फ नाम लेने से अगर बिहार में सुशासन आ जाता तो फिर हिंदुस्तान में राम राज्य कब का स्थापित हो गया होता। खैर, बात सुशासन बाबू के बिहार की करते हैं। बिहार के वैशाली के महनार में एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनने के बाद बिल्कुल रूह कांप उठती है, दर्द होता है। एक 14 साल की लड़की सुबह घर से कोचिंग क्लास के लिए निकलती है और फिर घर नहीं लौटती। अगले दिन नदी में उसकी लाश तैरती मिलती है। पुलिस कह रही है कि पता नहीं हुआ क्या। परिवार कह रहा है कि बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। वारदात के 72 घंटे बीत गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक अभी तक नहीं आई है। सुशासन बाबू अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो कम से कम हमें नहीं, उस परिवार को जवाब दे दीजिए कि क्या बिहार में बेटियों का, बहुओं का सुरक्षित उन्हें रखने का कोई ठेका लेने वाला है, किसी की जिम्मेदारी है, या जनता सिर्फ राम भरोसे है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये उबाल उन गुनहगारों के खिलाफ है जिन्होंने वैशाली की बेटी को मार डाला। ये क्रोध उस सुशासन के खिलाफ है जिसका दम भरते नहीं थकते हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। वैशाली की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बेटी सुबह सुबह पढ़ने के लिए अपनी साइकिल पर निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। पुलिस से शिकायत भी की। अगली सुबह पास की एक नदी में बच्ची की लाश मिली। बेटी की हत्या को 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि आखिर हुआ क्या था। बेटी जिस साइकिल से निकली थी वो गायब है। जिस बस्ते में वो अपनी किताबें लेकर कोचिंग गई थी वो बस्ता भी नहीं मिल पाया है। वारदात के 3 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ बता ही नहीं पा रही है कि आखिर हुआ क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। 5:30 बजे से पहुंच तक जाती थी, लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो घर के लोगों ने तो सोचा कि कोचिंग पहुंच चुकी है, परंतु 10 बजे जब फ़ोन किया गया वापस लौटने के समय नहीं लौटी तो कॉल किया गया। उस समय से छानबीन शुरू हुई। सबसे पहले हमने छानबीन करने के दौरान पुलिस को इन्फॉर्म किया, और आज सुबह डेड बॉडी 10 बजे के करीब में हुआ और शरीर पर के कपड़े तंग हालत में। पुलिस से जवाब देते नहीं बन रहा। दिन दहाड़े एक बेटी की हत्या हो गई। परिवार दुष्कर्म का आरोप लगा रहा है, और खाकी का हाल ये है कि वो 72 घंटे के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल नहीं कर पाई है। बॉडी जो मिला है क्या हुआ है? ये पानी से मिला है। पानी से मिला है। पानी में था ये? अवस्था क्या थी? मतलब नग्न? 14 साल की है। अच्छा, रेप वगैरह की आशंका भी है क्या? हम लोग किसे बता सकते हैं? तो थानेदार साहब, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अगर नहीं बता पाएंगे तो अपनी वर्दी पर लगा ये स्टार उतार कर रख दीजिए, क्योंकि अगर आपके रहते एक बेटी को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया तो काहे की नौकरी और काहे की पुलिसगिरी। नीतीश जी, अपनी पुलिस को देख लीजिए, सुशासन का सच जान लीजिए। अपराधी आपके सुशासन का जनाजा निकाल रहे हैं। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं,
और खाकी बेबस कैमरे पर आकर कह रही है कि हम करें तो क्या करें, पुलिस लाचार है। तो नीतीश जी आप ही बता दीजिए कि बिहार में बहु बेटियों की सुरक्षा अब कौन करेगा, इन्हें कौन बचाएगा। साकेत कुमार, वैशाली, टाइम्स नाउ, नवभारत। आप सोच रहे होंगे बिहार की खबर, अगर ये खबर दिल्ली में होती तो भी क्या आप सोचते क्या ये बात? जब निर्भया के साथ दिल्ली में दरिंदगी हुई थी, हम सब इकट्ठे होकर वहां पहुंचे थे उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो बिहार की अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो हमें पूरे देश को इकट्ठा होकर उसके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। और टाइम्स नाउ नवभारत पर मुहिम है हमारी। कहीं भी पूरे देश में किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो हम उसके साथ, उसके परिवार के साथ, जब तक हम सरकार से सवाल तब तक पूछते रहेंगे, सिस्टम से सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और कम से कम ऐसा एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो जाता, उदाहरण नहीं बनता उन लोगों का जिन लोगों ने इस तरीके की घटनाएं करी हैं। मैं आपको लाइव इस वक्त लिए चलता हूं अपने सहयोगी साकेत के पास, क्योंकि जो आक्रोश है साकेत वैशाली में, ये जो पूरा चुनाव था, मैं पिछली बार आया था चुनाव कैंपेन कवर करने के लिए वहां पर बिहार में, बार बार नीतीश कुमार जब भी उनके खिलाफ लोग गुस्सा दिखाते थे तो कहते थे याद कर लो आरजेडी के जमाने में क्या होता था, जंगल राज था। आज नीतीश के राज में जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको। देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरह की बातें होती थी जब चुनाव के दौरान, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार हर मंच से ये बात कहते थे कि बेटियों की सुरक्षा यहाँ पर सबसे प्राथमिकता है सरकार की। और लगातार वो ये बात कहते थे कि शिक्षा को लेकर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, बेटियों को साइकिल दिया गया है ताकि वो पढ़ाई करे, घर से निकले, और किसी भी तरह का डर का माहौल बिहार में नहीं है, ये लगातार नीतीश कुमार कहते थे। लेकिन तस्वीरें जिस तरह से आ रही है, और ख़ास करके उस गाँव में अभी हम मौजूद हैं, वैशाली जिले के उस करनौती गाँव में जहाँ पर ये घटना घटी है, आप देखिए ये गाँव की तस्वीर है। अमूमन ऐसी तस्वीर शहरों में ही होती है, जब किसी तरह इस तरह की घटनाएं घटती है तो उसको न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च, और बड़ी संख्या में यहाँ देखिए लड़कियां घरों से निकली हैं, यहाँ कैंडल मार्च में यहाँ पर पहुंची है, और लगातार इस तरह का विरोध इस गांव में हो रहा है ताकि न्याय मिल सके। जिस तरह से ये घटना घटी है, काफ़ी दुखद घटना है, और इस गांव सहित पूरे इलाके में इस घटना के बाद से सनसनी मची हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रुख रहा है प्रशासन का, वो कितना कोऑपरेटिव रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि आप समझिए 4 दिन हो गई इस घटना को घटे हुए लगभग, और अब तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जानकारी इस परिवार को नहीं है कि आखिर ये जो घटना घटी है। आशंकाएं जताई जा रही है कि भाई जब सुबह सुबह निकली थी ट्यूशन के लिए, कोचिंग करने के लिए लड़की, तो उसके साथ रेप की घटना हुई और उसके बाद उसकी हत्या की गई। लेकिन इसकी पुख्ता जो कह सकते हैं जानकारी वो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो परिवार को नहीं दिया गया है। मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो अगर वहां पर उनके माता पिता हैं या कोई और व्यक्ति है तो कृपया उनका चेहरा ना दिखाएं, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। और दूसरा, जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे अगर आप बात करा पाए, उनको वो कितने आक्रोश में है। देखिए, बिल्कुल आक्रोश निश्चित तौर पर है, कई लोग यहाँ पर हैं। हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो घटना घटी है इसको किस तरह से आप लोग ले रहे हैं? विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, क्या लगता है प्रशासन उस हिसाब से काम कर पा रहा है यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए? प्रशासन का रवैया उस तरह से नहीं है, और हम संदेश देना चाहते हैं कि यह आंदोलन में जल्द से जल्द अगर सुप्रिया के हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती है तो यह पटना तक आवाज़ जाएगी। पूरा कैंडल मार्च अभी चल रहा है, फिर इसके आगे हम लोग सड़क पर उतर के जो प्रदर्शन, न्याय चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा होगी, लेकिन लगातार बेटी की सुरक्षा नहीं हो रही है। यह भोली भाली बच्ची जो हमारे समाज की बच्ची थी, शिक्षा ग्रहण करके उनके पिताजी पूरे समाज को शिक्षा देते हैं। आज वैसे परिवार के बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, यह हमारे क्षेत्र में एक सनसनी फैला। पिता शिक्षक हैं और उस शिक्षक की बेटी के साथ इस तरह की घटना घटी है। क्या लगता है इस आंदोलन को, चूंकि आप लोग इसे आंदोलन का रूप अब आप लोगों ने दे दिया है, किस तरह से न्याय दिलाएंगे? अगर प्रशासन नहीं सुनती है ये आवाज़ तो हम लोग ऊपर भी जाएंगे, आंदोलन और आगे आंदोलन करेंगे। और प्रशासन जो है इतना दिन आई, मतलब, लेकिन चप्पल उसको नहीं, और चप्पल जो आम आदमी फिर। आपसे जानना चाहता हूं, वहां पे कुछ गांव की बच्चियां, महिलाएं मौजूद हैं क्या? उनको क्या इस बात का डर लगता है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं?
वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे चली जाएं बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के लिए, कैसे बनाएं वो अपना भविष्य। साकेत, आपके ऑडियो में कुछ परेशानी है, उसे ठीक करते हैं, जरा एक बारी बात कीजिए, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बारी आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, ये वैशाली से जो आप खबर देख रहे हैं, वो जो खबर आप देख रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े और दिखाता हूं, और ये बिहार के आंकड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट इसको ठीक कर दें जो ऑडियो है, और उसके बाद आपको बता सकें। बिहार के अंदर 2020 में एनसीआरबी का जो डेटा है उसके हिसाब से 806 रेप की घटनाएं हुई हैं। बिहार सरकार इसको कम से कम जो वहां पर रजिस्टर्ड है 1000 मानती है। बिहार में जो रेप की घटनाएं हुई हैं वो लगातार एक बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है। 2020 का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, 806 इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मुझे बताया गया कि ऑडियो हमारी जो समस्या थी वो सुलझ गई है। मैं साकेत के पास दोबारा वापस जाता हूं। साकेत, आप वहां पे बच्चियों से बात कर रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, क्या कह रही हैं वो? सुरक्षित महसूस करती हैं, जा पाएंगी पढ़ने निडर होकर अपने ट्यूशन तक? देखिए, बिल्कुल हम सीधे बच्चियों से बात ही यहाँ पर कर लेते हैं। क्या लगता है ये जो घटना घटी है, डर लग रहा है क्या बाहर जाने में? जी सर, 2 दिन से कोचिंग भी नहीं जाते हैं डर के मारे। पढ़ाई अभी नहीं हो रहा है? कोचिंग नहीं जा रही हो, क्लास नहीं जा रही हो? नहीं सर, 2 दिन से, इससे पहले जाते थे, लेकिन जब से सुने उसे डर से नहीं जाते हैं घर से, और घर में भी रहते हैं तो डर लगता है। इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? भयंकर घटना है। हमेशा नीतीश कुमार कहते हैं कि लड़कियों को घर से निकल के पढ़ना चाहिए और अपने अधिकार, जैसे लड़का को अधिकार मिलता है उस तरह का अधिकार लड़की को भी मिलेगा। फिर भी इस तरह की घटना घटती है तो लड़की आगे कैसे बढ़ सकती है? तुम लोग के साथ ही पढ़ती थी वो? नहीं, हम लोग से जूनियर थी। अच्छा, जूनियर थी। क्या लग रहा है ये जो घटना घटी है, अब तुम लोगों को स्कूल जाने में, घर से निकलने में डर लगता है? हाँ, डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ। कोई है उसके साथ जो पढ़ाई कर रही थी, जो उसके साथ पढ़ती हो? यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो हम कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये जो घटना घटी है, आपकी भी बच्ची है, घर से निकलती है, पढ़ाई करने जाती है, क्या लगता है इससे डर का माहौल बन रहा है? बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन रहा है। कैसे बाहर जाएगी बच्ची लोग पढ़ने? हैं, ये तो बहुत भयंकर घटना घट गई है। तो देखिए, बिल्कुल डर का माहौल है। जो बच्चियां हैं जो बात कर पा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि लगातार ये बातें होती है कि जो जी साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जो आप सुन रहे थे बच्चियों को, महिलाओं को, वहाँ पे हमने आज कोशिश करी कि साकेत वहाँ पे खुद जाके देख सकें कि कैसा माहौल है। माहौल क्योंकि इस वजह से जिस सबसे बड़े वादे के साथ आप वापस आए थे, आपने कहा आरजेडी को आने देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इस डबल इंजन की सरकार में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। तंत्र अगर 15 साल के पूरे होने के बाद भी, दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर वो सुधार नहीं पा रहे तो किसके पास जाए? ऑपोजिशन से पूछने के लिए? इस पर हम नजर जरूर रखेंगे और लगातार इस पर बात जरूर करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जो अंतरात्मा शायद सो गई है सुशासन बाबू की, उसको जगाने में हमारा भरसक प्रयास रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको इस वक्त की बड़ी खबरें बता देता हूं। दूरदर्शन देखिए आपने, अब आपको पूरे देश के क्राइम जो ग्राफ है उसको दिखाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो डेटाबेस है, उसका 2020 का आंकड़े हमारे सामने आए। उनके हिसाब से किन राज्यों में अपराध नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम होते हैं। राष्ट्र में अपराध रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, यानी कि एनसीआरबी, वो निगरानी रखती है और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सरकारी दावे, मतलब आपको बार बार आके बताते हैं ना कि देखिए हमारे यहाँ अपराध कम हो गया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, बिहार में बिल्कुल राम राज्य आ गया, उन सब का कच्चा चिट्ठा पूरी तरीके से खोल देते हैं। साल 2020 के एनसीआरबी के ताजा जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। देश में सबसे ज्यादा, कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, सबसे ज्यादा जो केस रिकॉर्ड हुए हैं वो तमिलनाडु से रिपोर्ट हुए। टॉप 5 राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र हैं। यहां पर हिंसक अगर अपराध की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ऊपर है, टॉप पर है।
टॉप 5 राज्यों में हिंसक अपराधों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसा की घटनाओं में एक बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 के जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें ये पहले 5 पे आते हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं, वहीं सबसे ज्यादा रेप के मामले जो हैं वो राजस्थान से सामने आ रहे हैं। अब एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। पूरे देश में जिन 5 राज्यों में रेप के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। और ये ऐसा नंबर 1 है कि इसके लिए राजस्थान के ना तो प्रशासकों को, सरकार को, जनता को भी शर्म कम से कम जरूर आनी चाहिए। फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए कितनी हमने सुधार दी है, जो दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है और फिर महाराष्ट्र और असम का। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो राजस्थान में कुल 5310 रेप के केस दर्ज हुए। अब आप सोच लीजिए, सरकारें कहीं पर किसी की भी हों, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, रेप के जैसे मामले हैं, उसमें लगता नहीं कि कोई सरकार पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। राजस्थान में 5310 मामले दर्ज हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में 2759 मामले दर्ज हुए। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर 2329 और महाराष्ट्र में 2061, असम में 1657 मामले दर्ज हुए हैं रेप के, अगर हम बात कर रहे हैं टॉप 5 राज्यों की। हम एक एक करके आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, क्योंकि आपको लग रहा होगा क्यों इतना ज्ञान बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों से हमें क्या मतलब है। एनसीआरबी के आंकड़ों से हमें मतलब यह है कि जब तक ये जो आपके आसपास अगर आप नहीं समझेंगे कि आपकी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, आप उनसे सवाल कैसे पूछेंगे। अगली बार वोट देने से पहले आप सोचेंगे कैसे कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि दावे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमने अपराध पे काबू पा लिया, फिर जब मेरे और आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि हमने कैसी सरकार चुन ली। आपको और भी कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के दावों की हकीकत आपके सामने रख रही है। अपराध मुक्त राज्य होने की कसौटी में महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म है, एक बड़ी कसौटी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साल 2019 की तुलना में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन ये कमी जो आप समझ रहे हैं ये इसलिए भी समझिए क्योंकि कोविड के द्वारा लॉकडाउन की समस्याएं थी, लोग आ जा नहीं पा रहे, तो कई जगह पर केस रिकॉर्ड भी नहीं हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अपराधों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, इसमें रेप और सारे अपराधों को मिलाकर अगर देखा जाए तो टॉप 5 राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले और राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। वहीं एनसीआरबी में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2019 और 2020 की तुलना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो इन 2 राज्यों में देखी गई है। फटाफट आपको हत्या के जो मामले हैं उसके बारे में बता देता हूं। साल 2020 में 2019 के मुकाबले देश भर में ज्यादा मर्डर केस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 80 मर्डर केस रिकॉर्ड होते हैं। अब जरा राज्यों के हिसाब से समझिए, रिपोर्ट में हत्या और दहेज को लेकर की गई हत्या, इन दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई हैं। अब एनसीआरबी की फटाफट से मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहता हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,28,531 मामले दर्ज हुए हैं। टॉप 5 राज्यों की अगर बात करें तो बच्चों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में 17,008, उत्तर प्रदेश में 15,271, महाराष्ट्र में 14,371, पश्चिम बंगाल में 10,248 और बिहार में 6,591 मामले ऐसे हैं जो बच्चों के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा 42.6% किडनैपिंग के मामले हैं। हालांकि 2019 की तुलना में ये 13.2% जो है उसमें उसकी कमी आई है। आपने देखा कि किस तरीके से ये जो मामले हैं वो बढ़ते गए। एक और आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ जो अपराध है उसका आंकड़ा 2019 की तुलना में 2020 में ये जो उनके खिलाफ मामले हैं उसमें 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश, आप बताइए, फिर कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बदल दिया है, नंबर 1 पर है।
714 मामले वहां से, बिहार से 7,368, राजस्थान में 7,017, मध्य प्रदेश में 6,899 और महाराष्ट्र में 259 मामले सामने आए हैं। अब आपने देखे कि किस तरीके से लगातार, कम से कम अब अगली बार आपको कोई ऐड दिखाई पड़े और कोई नेता आए और बोले कि देखिए कैसे लगाम कसी है, ये आंकड़े उनके सामने रख दीजिएगा और बोलिएगा कम से कम झूठ बोलने से पहले आंकड़ों में अपना आईना तो देख लीजिए। अगर आप, बढ़ता हूँ आगे, सुबह अगर आप आज उठे थे और आपके फ़ोन पर एक मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद, मतलब इस तरीके का कोई मैसेज आया और उसमें कहा गया कि 10 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, जो 10 डिजिट का हो, तो आप क्या करेंगे? बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब आप ये समझिए कि आप उठें और बैंक जैसे आपको बता दें ना कि आपके अकाउंट में 17.5 रुपये आए हैं, तो आपको लगता है आए होंगे 17.5 रुपये कहीं से, या 2,000 रुपये आए हैं या 5,000 रुपये आए हैं। पर एक दिन आप अगर सुबह उठ के देखें और आपको लगे कि कुछ एक ऐसा आंकड़ा आपके अकाउंट में आ गया है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आप करेंगे क्या? ये घटना भी बिहार में हुई है। ये हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक सुबह 6ठी क्लास के में पढ़ने वाले एक बच्चे ने एक देखा, उसके बिहार में एक बच्चों के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे आते हैं। जब वो बच्चा उठा और उसने देखा तो उसके अकाउंट में 905 करोड़ रुपए, फिर से बताता हूं अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, 905 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में मैसेज आया कि आ गए। उसके बाद क्या हुआ उसके परिवार को और बच्चे को, आपको खबर दिखाते हैं। गिन पाए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जी हां, गिनती आगे बढ़ते बढ़ते 905 करोड़ तक पहुंच गई और ये 905 करोड़ जाकर गिरे 6ठी क्लास में पढ़ने वाले गुरुचरण के खाते में। इन्हें तो शायद इतनी गिनती भी नहीं आती होगी। गुरुचरण सकपका गए। मां पिताजी को भी समझ नहीं आया कि आखिर रातों रात लल्ला ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसी धन वर्षा हो गई। थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि गांव के ही एक और बालक आशीष के खाते में 6,20,11,100 रुपए आए हैं। बस इसी के बाद गांव का हर शख्स अपना खाता चेक करने लगा, लेकिन बाकी निराश थे और ये दोनों हैरान। 905 करोड़। अच्छा, कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। 62 करोड़। कौन खाता में आया है? स्कूल वाला। अब समझिए कि हुआ क्या था। जिस खाते में करोड़ों रुपए क्रेडिट हुए वो दरअसल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का खाता है, जिसमें सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे आते हैं। लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बच्चों के खाते में करोड़ों रुपए क्रेडिट हो गए। मामला जब बैंक के पास पहुंचा तो बैंक ने फौरन दोनों के खातों को फ्रीज कर दिया। इसकी जानकारी बैंक के बड़े अफसरों को भी दी गई और जांच के आदेश दे दिए गए। ब्रांच मैनेजर उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका CBS कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नजर आ रहा है। अभी बैंक की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि मामला टेक्निकल फॉल्ट का है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये टेक्निकल फॉल्ट है क्या? क्या इस तरह के और भी टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इन बच्चों के परिजनों ने बैंक को इस बारे में इत्तला नहीं किया होता तब क्या होता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आज जब मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे 2 बच्चों के अकाउंट में 905 करोड़ रुपए आ गए, 62 करोड़ रुपए, मैंने सोचा कि इन बच्चों को गोद लेने की कवायद शुरू करी जाए। पर बाद में पता चला कि खबर पूरी देखकर कि वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को। देश हित की, आपके हित की और खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में भारत में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जो है वो बनने वाला है। एक दिन में 2,19,00,000 से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। अब चीन का जो रिकॉर्ड है पहले, उसको तोड़ने के हम बहुत करीब हैं। चीन ने एक दिन में 2,23,70,000 वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस वक्त जो वैक्सीन का रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है।
और हम जो देश भारत जो है वो चीन का जो रिकॉर्ड है 2 करोड़ 23 लाख वैक्सीन का, उसको तोड़ने के लिए तैयार है। तो आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक लाइव तस्वीर, मैं आपको दिखाता हूं इस समय वैक्सीनेशन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसके ऊपर एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया जाए। 2 करोड़ 20 लाख 11 हजार, और ये रुके तो मैं आपको बताऊं, 292 वैक्सीन और अब 690 वैक्सीन लग चुकी हैं इस वक्त देश में। अब 2 करोड़ 20 लाख 13 हजार 86 वैक्सीन लग चुकी हैं। चीन का जो रिकॉर्ड है 2 करोड़ 23 लाख 70 हजार वैक्सीन का, उसको तोड़ने की पूरी तैयारी है। तेज गति से आप देखिए, पल पल में जैसे भी मैं आपसे बात करके पलटता हूं, ये नंबर अपने आप तेजी से बढ़ रहा है। अब 14,000 तक पहुंच गया है। 2 करोड़ 20 लाख 14,000 15,000 पे पहुंच गया है। मैं सीधे चलिए चलता हूं आपको अपनी सहयोगी हर्षा के पास। और हर्षा, इस वक्त जितनी तेज गति से आज जो रिकॉर्ड बनाने की पूरी कवायद चल रही है, उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट यही होगा, देश के लिए भी और उनके लिए भी। देखिए अंकित, लगातार जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया है कोविड काल में लगातार ये बात कही है कि देश का सबसे मुख्य लक्ष्य है कि सभी जनता वैक्सीनेट हो जाए, दोनों डोजेस लग जाए। और देखिए बात करते करते जैसे आप खुद बता रहे थे, 2 करोड़ 20 लाख 18 हजार से ज्यादा कोविड की डोजेस रिमार्क हो चुके हैं। और देखिए देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले गाँव में, देहात में, कस्बों में जिस तरह से लोग पहले डरा करते थे, वैक्सीन लगवाने नहीं जाते थे, लेकिन जो डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन किया गया, वॉलंटियर्स तैनात किए गए, अब गांव में, कस्बों में, शहरों में हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और ये लक्ष्य है अंकित कि नवंबर तक 6 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया जाए। और जो ऑस्टन वैक्सीन का भी डेटा आप देखेंगे तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अगर हम ऑस्टन आंकड़ा लगाए 78 करोड़ हम पार कर चुके हैं, चीन के बाद हमारा नंबर आता है। और ये लक्ष्य है कि अगले साल मार्च 2022 तक 217 करोड़ ऑस्टन वैक्सीन लग जानी चाहिए। यानी कि बहुत रिमार्केबल आंकड़ा है जो कि देश ने अचीव किया है। और ये इसलिए क्योंकि डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन भी किया गया। बिहार और कर्नाटका 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा चुकी है। यानी कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य नहीं, अन्य राज्य पूरे देश में, जी बिल्कुल, पूरे देश में इस तरीके से वैक्सीन बढ़ रही हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि अगर 2-3 महीने पहले मोदी जी का बर्थडे आ जाता तो कितने सारे लोगों को और वैक्सीन लग पाती। पर बहुत अच्छी बात है कि देश इतनी तेज गति से अब वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम में समय खत्म हो गया, पर जाने से पहले आपको एक बार फिर बता देता हूं, 2 करोड़ 20 लाख 26,138 वैक्सीन लग चुकी हैं। सो चीन को अब हम उसका रिकॉर्ड तोड़ने के और भी नजदीक आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।